जय हिंद। आर के भावलिया चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोरिन रहती थी। उसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ की ही झोपड़ी के एक कोने में पड़ रहती। वह प्रायः प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता था। गांव के जमींदार पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे। उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी। एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दयायोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी वो झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से आए दो बड़े बड़े टोकरों को देखकर वह सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आ जाता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराज से भाव से दोनों टोकरे उसने ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी ने कहा, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने को छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी ने कहा, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोटी जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां जला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं, वहां तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या यह बहुत सारे सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। बुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी ने कहा,
सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। या तो दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है, या तो बिल्कुल सेवड़े हैं। इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गत करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह भागिनी विधवा निरावलंबन हो गई। बुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने कुछ न ध्यान दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे? वह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूलने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूख में किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं बहुत ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा। किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। उदयभान ने कहा, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। अब उसे क्रोध आ गया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इससे उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल जमीन में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान ने कहा, अब तो यहाँ फिर भार न बनाएगी। बुनगी बोली, भार न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान ने कहा, गांव में रहोगी तो टहल तो करनी पड़ेगी। भुनगी ने कहा, टहल तो तभी करूंगी जब भार बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं करूंगी। उदयभान ने कहा, तो छोड़कर निकल जा, भाग जा। भुनगी ने कहा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने में असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इसी झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान ने कहा, अच्छा, तो अब कानून भी बघाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। चपरासियों से कहा, अभी जाकर उसके पत्तियों में आग लगा दो, देखे कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भार के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया था। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भार के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया।
ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। साथियों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विध्वंस।